हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर मोस्टली थियोरेटिकल और फैक्चुअल है और बोर्ड्स में 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आ जाते हैं। तो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स भी बताऊंगी। सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो ब्रिटिश का रूलिंग नेचर था वो प्योरली कॉलोनियल था। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन एम था इंडिया का डेवलपमेंट ना करके अपना केवल प्रॉफिट कमाना। ब्रिटिश पॉलिसीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि जो सिर्फ ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ही सर्व करे। इस प्रोसेस में इंडियन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हुआ। ब्रिटिश रूलर को इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट से कोई भी मतलब नहीं था। इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ा इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पर और कॉटेज इंडस्ट्रीज पर, जो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो गया। ब्रिटिशर्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की पॉलिसी को फॉलो किया, जिसके थ्रू इंडिया की वेल्थ ब्रिटेन ट्रांसफर होती रहती थी। इस वजह से इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट, पॉवर्टी से भरी हुई और अंडर डेवलप्ड थी। अब हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर की कंडीशन की, जो इंडिपेंडेंस से पहले इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था। नियरली 70% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी, लेकिन एग्रीकल्चर का लेवल काफी बैकवर्ड था। अब इसके फीचर्स देखते हैं। पहला फीचर, लो प्रोडक्टिविटी। इंडियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो थी। 1 हेक्टेयर लैंड से जो आउटपुट मिलता था वो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा कम था। इसका मेन रीजन था लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, पुअर क्वालिटी सीड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज का एब्सेंस। दूसरा फीचर है ट्रेडिशनल मेथड। फार्मर्स अभी भी ट्रेडिशनल टूल्स जैसे वुडन प्लव और बुलक्स का यूज करते थे। मॉडर्न टेक्निक्स, फर्टिलाइजर्स और मशीन्स का यूज ऑलमोस्ट ना के बराबर था। इस वजह से प्रोडक्शन बढ़ ही नहीं पाता था। तीसरा फीचर है डिपेंडेंस ऑन मॉनसून। इंडियन एग्रीकल्चर कंप्लीटली मॉनसून डिपेंडेंट था। इरिगेशन फैसिलिटीज प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं हुई थी। अगर मॉनसून फेल हो जाता था तो क्रॉप्स भी फेल हो जाती थी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट फार्मर्स की इनकम और फूड सप्लाई पर पड़ता था। फोर्थ फीचर है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ब्रिटिश रूल के दौरान एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज कर दिया गया था। फार्मर्स को फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स जैसे कि कॉटन, जूट, इंडिगो उगाने के लिए मजबूर किया गया। इससे ब्रिटेन को रॉ मटेरियल मिलता था, लेकिन इंडिया में फूड शॉर्टेज और फैमाइन्स बढ़ने लगा था। अब बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, पहला जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में जमींदार्स को लैंड का ऑनर बना दिया गया। फार्मर्स सिर्फ टीनेंट्स थे, जिनसे जमींदार हाई रेंट वसूल करते थे। ठीक है, जमींदार्स को लैंड इंप्रूवमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, जिससे फार्मर्स और भी ज्यादा एक्सप्लॉइट हुए। यह सिस्टम बंगाल और बिहार जैसे एरियाज में ज्यादा प्रेवेलेंट था। दूसरा है रैयतवाड़ी सिस्टम। इस सिस्टम में गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर्स से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। इसमें बीच के जमींदार नहीं होते थे, लेकिन लैंड रेवेन्यू रेट्स काफी हाई होते थे। साउथ इंडिया के रीजन्स में यह सिस्टम फॉलो किया गया। और लास्ट है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में एक पूरे विलेज या महल से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे विलेज पर होती थी। यह सिस्टम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब में प्रेवलेंट था। जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश रूल का सबसे हार्मफुल लैंड रेवेन्यू सिस्टम माना जाता था। इस सिस्टम में जमींदार को लैंड का ऑनर बना दिया जाता था, जबकि असली खेती करने वाले फार्मर सिर्फ टीनेंट्स बनकर रह गए थे। जमींदार का मेन काम सिर्फ रेंट कलेक्ट करना था। उनका फार्मिंग या लैंड इंप्रूवमेंट से कोई भी लेना देना नहीं था। फार्मर्स से फिक्स्ड और हाई रेवेन्यू लिया जाता था, चाहे फसल अच्छी हो या फिर खराब। अगर फार्मर टाइम पर लगान नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन नीलाम तक कर दी जाती थी। इस सिस्टम में फार्मर्स का हैवी एक्सप्लॉयटेशन हुआ, क्योंकि फार्मर्स के पास जमीन का ऑनरशिप नहीं था, इसलिए उनके पास में लैंड इंप्रूवमेंट करने का कोई भी इंसेंटिव नहीं था। ना ही इरिगेशन, ना ही बेटर सीड्स, ना ही मॉडर्न टूल्स, सब कुछ बैकवर्ड ही रहा। इसका सीरियस इफेक्ट्स भी देखा गया। फ्रीक्वेंट फैमाइन्स हुए क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव नहीं थी। दूसरा, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी फार्मर्स के बीच फैल गई। और तीसरा, फार्मर्स को लगान देने के लिए मनी लेंडर से लोन लेना पड़ता था, जिससे
कर्जदारी बढ़ती चली जाती थी। एग्जाम के लिए पॉइंट याद रखना, ब्रिटिश इंडिया में एग्रीकल्चर सबसे बड़ा लिवलीहुड सोर्स था, फिर भी जमींदारी सिस्टम की वजह से ये सेक्टर बैकवर्ड ही रहा। ये पॉइंट बोर्ड एग्जाम के 3 से 4 मार्क्स के आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडियन इंडस्ट्रीज को जानबूझकर कमजोर किया गया। ब्रिटिश पॉलिसीज का जो मेन एम था वो था इंडिया सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बने और ब्रिटिश बने फिनिश्ड गुड्स का मार्केट। इस इंडस्ट्रियल डिस्ट्रक्शन को हम 2 फेजेस में समझ सकते हैं। पहला फेज है हमारा डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। ब्रिटिश आने से पहले इंडिया के हैंडीक्राफ्ट्स वर्ल्ड फेमस थे, जैसे कॉटन, टेक्सटाइल, सिल्क, मेटल वर्क और हैंडीक्राफ्ट्स। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज की वजह से इंडियन आर्टिसंस अपनी जॉब खो चुके थे। ब्रिटेन में मशीन मेड प्रोडक्ट्स सस्ते थे, इसलिए चीप ब्रिटिश गुड्स इंडियन मार्केट में फ्लड हो गए। इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट्स महंगे पड़ते थे, जिससे उनकी डिमांड गिरती चली गई। रिजल्ट ये हुआ, लैक ऑफ क्राफ्ट्समैन अनएम्प्लॉयड हो गए, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। दूसरा फेज है लिमिटेड ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। ब्रिटिश ने कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज को डेवलप होने दिया, लेकिन बहुत ही लिमिटेड स्केल पर। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मुंबई, जूट इंडस्ट्री इन बंगाल। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा इशू था, ये इंडस्ट्री सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाती थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जैसे मशीन, हैवी टूल्स डेवलप्ड नहीं हुई थी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बिल्कुल नहीं हुआ और इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। सो इस तरह ब्रिटिश रूल के अंडर इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लॉपसाइडेड, डिपेंडेंट और लिमिटेड रहा। इंडिया एक इंडस्ट्रियल नोशन बनने के बजाय सिर्फ ब्रिटिश इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला कॉलोनी बनकर रह गया। दिस इज वाई ब्रिटिश पॉलिसीज आर सेड टू हैव डिलिबरेटली डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया का फॉरेन ट्रेड बिल्कुल वन साइडेड था। इंडिया मेनली रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करता था, जैसे कि कॉटन, जूट और इंडिगो, और ये रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में यूज होते थे। और बदले में इंडिया फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करता था ब्रिटेन से, जैसे कपड़ा, मशीनरी और डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये था कि इंडिया सिर्फ सप्लायर बनकर रह गया था, मैन्युफैक्चरर नहीं। रिकॉर्ड्स में बल्कि दिखाया जाता है कि इंडिया का ट्रेड सरप्लस था, लेकिन ये सरप्लस इंडिया के फायदे के लिए नहीं था। ये एक्स्ट्रा पैसा चला जाता था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, इंग्लैंड के होम चार्जेस में और ब्रिटिश वॉर्स के खर्चे में। इसलिए हिस्टोरियंस कहते हैं इंडियाज फॉरेन ट्रेड बेनिफिटेड ब्रिटेन, नॉट इंडिया। एग्जाम के लिए याद रखना, ट्रेड सरप्लस होने के बावजूद इंडिया इकोनॉमिकली वीक ही रहा था। इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा वीक थी। इस टाइम पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा लो था, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं थी। इसका मेन रीज़न था बहुत ज़्यादा हाई डेथ रेट होना। डेथ रेट ज़्यादा होने के पीछे कई सीरियस रीज़न थे, जैसे कि हेल्थ और मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हॉस्पिटल्स कम थे, डॉक्टर की शॉर्टेज थी और कॉमन लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट भी ईजिली नहीं मिल पाता था। दूसरा बड़ा रीज़न था वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। लोगों के पास ना तो प्रॉपर फूड था और ना ही हेल्दी लिविंग कंडीशन। इसी वजह से एपिडेमिक और फैमाइंस बार बार आते थे। जैसे इस पीरियड में इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, मतलब न्यूबॉर्न बेबीज़ का सर्वाइव करना मुश्किल होता था। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो बर्थ के टाइम पर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 32 ईयर्स के आसपास थी, जो क्लियरली पुअर लिविंग कंडीशन को शो करती है। एजुकेशन का लेवल भी बहुत ज़्यादा लो था। लिटरेसी रेट लगभग 16% था और मेजॉरिटी पॉपुलेशन इलिटरेट थी। साथ ही ज़्यादातर लोग रूरल एरियाज में रहते थे, जहां फैसिलिटीज़ और भी ज़्यादा लिमिटेड थी। ओवरऑल देखा जाए तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सट्रीमली पुअर था। रिजल्ट ये हुआ, इंडिया में ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लो हो गया और पॉपुलेशन इकोनॉमिकली वीक हो गई। इसीलिए ये लाइन बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्टेड पुअर ह्यूमन डेवलपमेंट। ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया में कुछ डेवलप्ड एरियाज ज़रूर बने, जैसे रेलवेज, पोर्ट्स और रोड्स, लेकिन इनका पर्पस इंडियन डेवलपमेंट नहीं था।
इनका मेन यूज था रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक पहुंचाना ताकि ब्रिटेन भेजे जा सके। साथ ही मिलिट्री मूवमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इनका यूज किया गया था। रेलवेज का इम्पैक्ट मिक्स्ड था। पॉजिटिव साइड ये थी कि अलग अलग रीजन्स कनेक्ट हुए, लेकिन नेगेटिव साइड ये थी कि इससे वेल्थ ड्रेन हुआ क्योंकि इंडियन रिसोर्सेज इजीली ब्रिटेन तक पहुंचने लगे थे। इसलिए कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना पर बेनिफिट ब्रिटेन को हुआ, इंडिया को नहीं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि देश की वर्किंग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से सेक्टर्स में है। जब इंडिया इंडिपेंडेंस के बिल्कुल पहले था तब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बहुत ही अनबैलेंस्ड था। लगभग 70 से 75% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे, मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्रीज में सिर्फ अराउंड 10% लोग ही एम्प्लॉयड थे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लो लेवल को शो करते थे। और टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में लगभग 15 से 20% वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड थी। इसका क्लियर मतलब ये है कि ब्रिटिश रूल के दौरान इंडिया एक एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी बना रहा, जहां इंडस्ट्रीज और सर्विसेज का डेवलपमेंट काफ़ी लिमिटेड था। इंडिया का एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडिकेट करता है। सबसे पहला लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब लोग ऑफिशियली काम कर रहे हैं बट प्रोडक्टिव काम नहीं करते, और तीसरा लो प्रोडक्टिविटी। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स भी वो सरप्लस लेबर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए थे जो एग्रीकल्चर से आ रहा था। ये ऑक्यूपेशनल पैटर्न क्लियरली दिखाता है कि इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड थी, और इसका रिजल्ट हुआ ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर, लो पर कैपिटा इनकम और हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। यानी मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होने की वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो गया था। इंडिपेंडेंस के टाइम इंडियन इकोनॉमी एकदम अंडर डेवलप्ड, स्टैग्नेंट और एक्सप्लॉइटेड थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी और पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और 5 मार्क्स के लिए याद रखना हो तो एक गोल्डन लाइन है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वॉज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ colonial economy. These are some important questions related to this chapter. So students, ये था इस चैप्टर का वन शॉट रिविजन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 कवर करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।